चलो सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, फोटो केमिस्ट्री। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। पीडीएफ शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके। आज का जो चैप्टर है वो आपके पास है फोटो केमिस्ट्री। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेफिनेशन पढ़ी थी। जैसे आपके पास कोई भी मैटर है, उसमें आप रेडिएशंस फॉल करोगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी आपके पास मॉलिक्यूल की क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ एनर्जी आपके पास मॉलिक्यूल की क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो आपके पास जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे। ये आपके पास होगी ग्राउंड स्टेट, ये आपके पास होगी एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग करेंगे ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं भी हो सकती है हमारे पास। जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास होगी तो उसका केमिकल रिएक्शन का कोई रेट या उसका मैकेनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास रेडिएशन पे। जैसे कोई भी हमारे पास रेडिएशन, यहाँ पे हम कौन से ले रहे हैं, विजिबल एंड यूवी, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन हम ले रहे हैं, जिसकी मैंने आपको वेवलेंथ कितनी बताई थी, 200 से 800 नैनोमीटर। 200 से 400 नैनोमीटर थी यूवी, और 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर है आपके पास विजिबल रीजन। ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ, आपके पास कोई भी रेडिएशन हो, ये जो रेडिएशन है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म पर कैसा इफेक्ट करती है रेडिएशंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो मैंने यही लिख रखा है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी the of radiations of chemical reaction and also the rates and mechanism of the chemical reaction caused by the absorption of light radiations. जो photochemistry only the radiations which is absorbed lie in the visible and ultraviolet region, जिसकी वेवलेंथ कितनी बताई है मैंने आपको, 200 से 800 नैनोमीटर। तो ये जो रेडिएशन है हमारे पास विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, वो किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म को कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझ आया आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, एक्सपोज करेगा रेडिएशन, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स करने के बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कहां से, इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव करते हैं ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है केमिकल रिएक्शन होगी, हो भी सकती है केमिकल रिएक्शन, और मे नॉट अंडरगो, केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये देखो, व्हेन ए सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन इट्स मॉलिक्यूल्स absorb photons of sufficient energy and get excited to higher electronic states। जब वो एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन्स आपके पास एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कैसे करेगा, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या एक्टिवेटेड स्टेट कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ए प्लस बी है, इसको हमने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, एक्टिवेटेड स्टेट बन गई। फिर उसको दोबारा से गिव टू हमने कोई दिया तो वो प्रोडक्ट में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपके पास डायग्राम बनता है, ये हो गया रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस और ये एनर्जी के बीच में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो ये इस स्टेट को क्या कहते थे आप, एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। तो हम एक्सपोज्ड मॉलिक्यूल में लूज द एनर्जी गेन्ड बाय लाइट एब्जॉर्प्शन इन मैनी वेव्स।
तो आपके पास जो गेन एनर्जी है उसको कैसे लूज कर सकते हैं, इसके टू प्रोसेस है हमारे पास। कितने प्रोसेस है? दो। 2 process. तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे है फोटो फिजिकल प्रोसेस। जैसे हम गेन एनर्जी कर दी है हमने, तो उसका हम लूज कैसे कर सकते हैं एनर्जी? इनके हमारे पास एब्जॉर्प्शन लाइट को गेन कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो ये है आपके पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रही है, तो एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी बताइए? एनर्जी हमारे पास ग्राउंड स्टेट की हाईएस्ट होगी, E2 पे कम होगी एनर्जी। अब यहां से हमें लूज करने की एनर्जी, लूज करने के दो प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है फोटो फिजिकल प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस है हमारे पास फोटो केमिकल प्रोसेस। तो फोटो फिजिकल प्रोसेस में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बट रिजल्ट हमें क्या नहीं देती, केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट नहीं देती। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास री इमिशन हो गया, लाइट का री इमिट हो गया। जैसे फोटो फिजिकल प्रोसेस में आपके पास ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बट वो री इमिट कर जाएगा आपके पास लाइट। एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, डू नॉट एब्जॉर्प्शन इन द केमिकल चेंज में कोई रिएक्शन चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, नो केमिकल चेंज इन रिएक्शन। उसको क्या कह देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब तो करेगा पर वो क्या हो जाएगी, री इमिट हो जाएगी आपके पास। तो देखो इसमें मैंने ये लिख रखा है, द प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बट डू नॉट रिजल्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है जो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा हमारे पास। तो ये जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, तो वो रीइमिट कर जाएगी आपके पास मैटर, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपके पास, दोबारा से उसी मैटर पे पहुंच जाएगी। समझ आया फोटोफिजिकल प्रोसेस आपको? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. फोटोफिजिकल प्रोसेस में हमारे पास कई सारे टाइप्स की रिएक्शन हो जाती है। जैसे देखो फुलरेंस, फुलरेंस में क्या होता है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, मूव करता है, तो वो इंटेंसली हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो उसको कैसे लिखा है, फोटोफिजिकल प्रोसेस अकर ड्यू टू इमिशन। एमिशन कैसे कहते हैं बताइए? एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन। इफ द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज रीइमिटेड, कैसे आ जाएगा, इंटेंसली, ठीक है। इंटेंसली आ जाए तो हम कुछ जैसे लाइट ऑफ करेंगे, कट करेंगे, तो वो फुलरेंस भी हमारे पास जब भी, जब क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। फुलरेंस स्टॉप्स एज सुन एज द लाइट सोर्स इज कट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द मैटर। फुलरेंस समझ में आ गया आपको? मैम Yes, ma'am. दोबारा बताना मैम. देखो कोई भी आपके पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसको जब आप एब्जॉर्ब ए फोटोन करवाओगे, रेडिएशंस आपके पास एब्जॉर्ब होगी, तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हो, तो वो उसकी जो रेडिएशंस होंगी वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। ग्राउंड स्टेट में वो इंटेंसली आ जाएगी जब वो फुलरेंस होगा, और लाइट सोर्स को आपने बंद कर दिया तो वो उसी टाइम फुलरेंस भी वहां पे स्टॉप हो जाएगी। अब आया समझ में? Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारे पास फुलरेंस, फुल सॉरी, नेक्स्ट है फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस में भी वही बातें हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा है केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। फुलरेंस में क्या हो गया था, वो इंटेंसली आ रही थी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। इसमें भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तो आएगी, बट कैसे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम। तो इसमें जब हम लाइट सोर्स को बंद करेंगे उसके बाद भी फॉस्फोरेंस स्टॉप नहीं होगी, थोड़े बाद फॉस्फोरेंस आपको शो करेगी, ठीक है।
समझ आया? देखो ये लिखा Yes, मैंने, ma'am. when the absorbed radiation is emitted slowly in the form of light radiation, इसमें after some time, तो रेडिएशन इसमें स्लोली स्लोली आएगी आपके पास, एमिट करेंगी, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, कैसे करते थे आप, ये आपके पास कोई भी मैटर हो, इस पे आप रेडिएशन फॉल करवाते थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप्स आउट हो जाते थे आपके फ्रॉम द एटम्स। उस इफेक्ट को क्या कहते थे हम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को आज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पिछली बार पढ़ा, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडिएशन लेस डीके। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जैसे आपने क्या किया, इसमें एक मॉलिक्यूल ले लिया ए, उसको आपने रिएक्ट करवाया एक फोटो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करवा दिया, उसको आपने जब हीट करवाया तो आपके पास क्या हो गया, वो ए मॉलिक्यूल में पहुंच गया, तो उसमें आपके पास इमिशन ऑफ लाइट नहीं हुई, तो आपके पास वो क्या होगा, फ्लोरेंस, जैसे ये कह सकते हैं हम, जैसे S1 से T1 में पहुंच सकता है, उसकी फॉरबिडन ट्रांजिशन आपके पास हो सकती है। S2 से T2 में पहुंच सकता है, बट वो ग्राउंड स्टेट पे कैसे पहुंचेगा, जैसे S1 फॉस्फोरेंस में कैसे था आपके पास, T1 से S0 जाएगा, ठीक है। तो वो डज नॉट इन्वॉल्व इमिशन ऑफ लाइट। इस टाइप की एनर्जी में आपके पास इमिशन ऑफ लाइट नहीं हो जाती। इसमें कैसे होगी, या S1 से S2 में आएगा, या आपके पास इसमें S1 से T1 में आएगा। जब S1 से T1 में आ जाए तो उसको कहेंगे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी हमारे पास। और S1 से S2 में आए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। इसमें जो एनर्जी लूज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, हीट की फॉर्म में, ओके, डेल्टा की फॉर्म में यहाँ पे लूज हो रही है हमारे पास एनर्जी। तो T1 से S0 इसमें नहीं होगा हमारे पास, T1 से S0 करेंगे तो उसमें एनर्जी किस फॉर्म में लूज होगी, H न्यू, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो, द फोटो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल मे कोलाइड विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स एंड लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं हम, डज नॉट इन्वॉल्व इमिशन ऑफ लाइट। इसमें इमिशन ऑफ लाइट हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होगी, वो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट पे नहीं पहुंचेगा। वो कैसे पहुंचेगा, S2 से S1, जैसे S2 से T2, ठीक है। तो S2 से T2 पहुंचेगा, वो होगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। S2 से S1 होगा वो इंटरनल कन्वर्जन, अलाउड ट्रांजिशन। समझ आया आपको फोटो फिजिकल प्रोसेस? Yes, ma'am. Ma'am. फुलरेंस में क्या होगा, इंटेंसली होगा हमारे पास इमिशन। फॉस्फोरेंस में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम के बाद होगा, स्लोली होगा, ये कह सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, रेडिएशन जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पे होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जंप आउट हो जाएंगे, एटम्स के बाहर निकल जाएंगे, एटम्स के बाहर। तो उस इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। रेडिएशन लेस किसे कहेंगे, उसको हम फोटो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में तोड़ेगा, हीट की फॉर्म में, ना कि लाइट की फॉर्म में। उसमें इमिशन ऑफ लाइट हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन लेस डीके या नॉन रेडिएटिव इमिशन। ये आप जब ब्लॉक्सी डायग्राम में भी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे। आप आया समझ में? Yes, ma'am. इसमें ये याद रखना, फोटोफिजिकल प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगी एनर्जी। फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन।
और फिर वहां से क्या कर जाएगी वो, री इमिट। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या है, आपके पास वही बात है, इसमें मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन में चेंज आ जाएगा, तो इसमें कोई भी नो री इमिशन। और जो पहले बात बताई थी वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। व्हेन द रिएक्टेंट्स molecules are activated by the radiation of sufficient energy resulting into chemical reaction में change आएगा। These reaction are brought about by radiation of sufficient energy। वहां पे रेडिएशन कौन सी लाई करेगी, विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 800 से 200 नैनोमीटर। तो एग्जांपल जैसे हमने क्या करा, फोटोकेमिकल रिएक्शन ले ली हाइड्रोजन एंड क्लोराइन के बीच में, तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर हमने डिसोसिएशन करवाया एस्टल्डिहाइड का लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएशन करवा दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में डिसोसिएट हो। नेक्स्ट ओजोन करवा दिया हमने ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमने फोटोसिंथेसिस करवा दिया प्लांट्स का, तो आप कैसे करवाओगे, 6CO2 प्लस 6H2O मॉइस्चर की प्रेजेंट में हमने लिया, इनहेल करवाया, तो लाइट यहाँ पे क्लोरोफिल किसका बिहेव नेचर करता है, फोटोसेंटाइजर का। आगे आएगी इसकी डेफिनेशन, वो भी आप समझोगे। ग्लूकोज प्लस 6O2 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फर्स्ट डिफरेंस देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन का, ये इनिशिएटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स किसमें होते हैं, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसमें अकम्पेड हमारे पास एब्जॉर्प्शन, जो जितनी एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी और कितनी हमने एनर्जी रिलीज करी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? मैम रिपीट करना। यहाँ पे थर्मल रिएक्शन में कौन सी एनर्जी हमारे पास ली जाएगी, कौन सी रिएक्शन करवा जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हमारे पास एंडोथर्मिक में क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई हमें एब्जॉर्ब करी, और एक्सोथर्मिक में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने रिलीज कर दी। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एब्जॉर्प्शन होगी फोटॉन्स की, वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन की होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, जो थर्मल में है उसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसका मतलब ये डार्क रूम में किए जाएंगे, डार्क रिएक्शन की जाएगी, आपके पास अंधेरे में भी की जा सकती है ये, बिल्कुल डार्क रूम में। ये आपके पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो आपके पास किसमें एब्जॉर्ब्ड होंगी, रिएक्शन टेक प्लेस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड आपके पास है एग्जांपल, जो रिएक्शन है आपके पास, अगर डेल्टा जी लेस देन हो गया 0, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू माइनस नेगेटिव भी हमारे पास है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाती तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास एनर्जी गेन हो रही है वो कन्वर्टेड इनटू फ्री केमिकल चेंज प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, थर्मल रिएक्शन डिपेंड करती है हमारे पास टेम्परेचर पे। इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास हाई होगा, ये इंडिपेंडेंट रहती है हमारे पास, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, लो हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, टेम्परेचर इसकी जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट करेगी बाय कैटलिस्ट। इसमें हम फोटोसेंटाइजर लेते हैं, एक्स वो कैटेलाइज की तरह एक्ट नहीं करते। जैसे इसमें हमने क्लोरोफिल लिया, क्लोरोफिल बिहेव कैसे करेगा, फोटोसेंटाइजर का बिहेव रोल करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन सिंपल नेचर की होती है, पर ये हमारे पास सिंपल नेचर की नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है हमारे पास।
नेक्स्ट 7th पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इफेक्टिव। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ये डिपेंड नहीं करती हमारे पास। थर्मल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो डिपेंड करती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कितनी हमने एब्जॉर्ब करी है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल रिएक्शन का लास्ट है डिफरेंस, एनर्जी इसकी कंटिन्यूस रहेगी। कंटिन्यूस मैंने क्या बताया था, क्वांटिटाइज्ड नहीं होते, ठीक है। और इसकी एनर्जी क्वांटिटाइज रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसको आप क्या कहते हैं, फोटॉन्स। डिफरेंस समझ में आए सभी आपको, कहीं प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लेमेट्स लॉ एंड बियर्स लॉ। आज हम करेंगे सिर्फ क्या, लेमेट्स लॉ, बियर्स लॉ कल। ओके। जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसमें अभी बताया था कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उस पे आपने रेडिएशन फॉल करी, कुछ ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ये आपके पास ट्रांसमिट कर देगा, कुछ ये आपके पास रिफ्लेक्ट कर देगा। तो एक when a beam of monochromatic radiations passes through a medium, it is a partially reflected and absorbed, जो रिमेनिंग लाइट है वो ट्रांसमिटेड हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, गैस सा नोट नोट कट गैस सा ने दिखा लेना बता। ये डिस्टरबेंस हो रही है, एक बड़ी माइक ऑफ करना। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट किसके इक्वल हो जाएगी, आई नोट से उसको हम डिनोट करते हैं, वो इक्वल हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। मैम एक बार दोबारा बताना सारा। जैसे देखो आपके पास कोई भी मैटर है, उस पे आपने रेडिएशंस अभी फॉल करी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर देगा आपके पास, कुछ एनर्जी इसकी लाइट इमिट हो जाएंगी, कुछ ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो हमने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉल करी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड लाइट। तो इंटेंसिटी है जो हमारे पास इनकमिंग रेडिएशंस, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट पे। तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, आई ए प्लस आई टी। तो जो इंटेंसिटी है हमारे पास इनकमिंग रेडिएशन की, उसकी जो हम स्टडी करेंगे तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास फोटोफिजिकल लॉज के, लेमेट्स लॉ और बियर्स लॉ। जो लेमेट्स लॉ है वो स्टडी करते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विद द थिकनेस ऑफ होमोजेनियस मीडियम, और बियर्स लॉ हम किस पे अप्लाई करते हैं, उसमें बियर्स लेमेट्स लॉ भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लेमेट्स लॉ और बियर्स लॉ अभी तक यहाँ पे समझ आया कि कैसे हमने लिया, अकॉर्डिंग टू बोन-ओपरमनी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। जैसे वहां पे एनर्जी ली थी, यहाँ पे हमने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ली है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास लेमेट्स लॉ। लेमेट्स लॉ में क्या होता है, जो वेरिएशन है आपके पास एब्जॉर्प्शन लाइट का, उसमें जो थिकनेस आपके पास होगी, जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस आपके पास मिक्सचर होगा। ये आपके पास होमोजीनियस है मीडियम, इसमें आपने इंटेंसिटी फॉल करी, वो है आई नोट। जब आपकी इस होमोजीनियस की थिकनेस के पास जाएगा तो आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो मान लो आई होगी, और जो स्ट्रिप की थिकनेस है वो कितनी है, माइनस का डी आई। इसका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, माइनस का डी एक्स। फिर इस स्ट्रिप में से क्रॉस होकर जाएगी तो इंटेंसिटी और डिक्रीज हो जाएगी, वो मान लो कि आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी आई माइनस डी आई, ठीक है। तो आपके पास इसकी यहां से लेकर डिस्टेंस है जो वो है x। तो आप ये कहोगे कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस
passes through a homogeneous absorbing medium, तो रेट क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है, माइनस का di/dx, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस डिक्रीज हो रही है ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ आया ये कैसे आया? यस मैम। जब आपके पास शुरू में आपने फोल्ड करवाई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई नो, जब वो होमोजेनियस में से क्रॉस होया तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वो मान लो आई होगी। अब जो होमोजेनियस आपने लिया, जो स्ट्रिप है वो होमोजेनियस है क्योंकि हमने एक ही सिंगल फेस में ही लिया है, कोई चेंज नहीं किया। अगर हिट्रोजीनियस होता तो वो हम स्ट्रिप नहीं लगाते, ठीक है। तो उसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी है आपके पास रेडिएशन की, वो विद द थिकनेस डिक्रीज हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस का di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए, when the light is absorbed in a medium, the intensity of incident light is reduced on passing through it. तो हम जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो हमने ली है, जब इससे जैसे हम पास करेंगे तो वो क्या होती रहेगी, रिड्यूस्ड होती रहेगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच द रेट एट विच द इंटेंसिटी डिक्रीज विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of incident light when a beam of monochromatic radiations passes through a homogeneous medium। तो आपका मैंने क्या बताया है, डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस, माइनस का di/dx किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। तो माइनस का di/dx किसके इक्वल हो जाएगा, k हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। di क्या बताया था मैंने, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए स्मॉल थिकनेस dx ऑफ द मीडियम। dx क्या है, थिकनेस है आपके पास मीडियम की, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है जो जस्ट एंटर कर रही है आपके पास I नोट से पहले, I नोट के बाद कौन सी एंटर कर रही है आपके पास, I, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, उसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कह देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने कैसे कर दिया, रीअरेंज कर दिया आपने। इक्वेशन क्या थी आपके पास, माइनस का di/dx इक्वल टू I ओके। अब I को हमने इस साइड ले लिया, माइनस का साइन उस साइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी di/i इक्वल टू माइनस का k dx। अब इसमें हमने लिमिट पुट करवानी है और इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लिमिट है I नोट से I, सबसे पहले फोल्ड कौन सी करी है हमने, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है हमारे पास I नोट, कहां तक, I तक, और 0 से x। देखो वो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था स्ट्रिप से पहले कितना डिस्टेंस है, वो x है आपके पास। तो यहां से कितना हो गया, 0 से x लिमिट होगी। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ln I, लिमिट पुट करवा दो I नोट से I इक्वल टू माइनस का k x 0 से x। जब आपने इसमें लिमिट पुट करवाई ln I माइनस ln I नोट इक्वल टू माइनस का k x माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ln I/I नोट इक्वल टू माइनस का kx। दोनों तरफ हम क्या कर लिया, बोथ साइड्स एंटी लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा I/I नोट इक्वल टू e की पावर माइनस kx। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, I नोट e की पावर माइनस kx। अब देखो जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट कैसे निकालोगे, आपने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये फोल्ड करी थी, डिक्रीज कितनी हुई बाद में, माइनस का I, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट ये हो जाएगी आपके पास। तो कैसे निकालोगे, I नोट और I की वैल्यू आपने अभी ये फाइंड आउट करी, ये आपने पुट कर दी, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 3 थी ये वाली, इसको लॉग में चेंज करना है आपको, लॉगरिथम में। तो क्या हो जाएगा,
2.303 log I by I नॉट इक्वल टू माइनस का kx। अब log I by I नॉट इक्वल टू माइनस का k डिवाइड बाई 2.303x, इसको हमने अनदर नाम दे दिया k डैश। ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आपके पास होगा। इक्वेशन नंबर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? log I नॉट I by I नॉट माइनस का k डैश x। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर में चेंज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो I इक्वल टू I नॉट इंटू में 10 की पावर माइनस k डैश x। तो इस लॉ में वैलिड है जो 4 सब्सटेंसेस, वो अदर सॉल्यूशन और गैसेस के लिए है आपके पास वैलिड है। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है या गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है आपके पास। फिर आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। बस मैम। बस यही करवाऊंगी और कुछ नहीं अभी। के डैश, जो इक्वेशन नंबर अभी आपके पास 6 आई थी, यहां से के डैश की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? माइनस का 1/x log I by I नोट। तो ये आप इसको जब रिवर्स कर दोगे log I नोट by I, तो माइनस का साइन आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/x log I नोट by I। आप सपोज कर लो log I नोट by I है वो 1 है, तो I नोट by I क्या हो जाएगा? किसके इक्वल? 10 के इक्वल। एंटी लॉग लोगे ना इसमें, तो I नोट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? इसका एंटी लॉग ले लोगे तो वो 10 के इक्वल आ जाएगा। तो I इक्वल टू 1/10 I नो। तो इक्वेशन नंबर 10 है वो हम 8th है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? k डैश इक्वल टू 1/x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हेंस द एब्जॉर्बिलिटी, जो ये था k डैश, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा किसके? थिकनेस in centimeter of that layer of the absorbing medium at which the intensity of light is reduced। intensity of light कितनी reduce हो जाएगी? 1/10 of its original value, जो आपने शुरू में फोल्ड करी थी। ठीक है, इसकी यूनिट 1/x है, तो SI यूनिट इसकी हो जाएगी पर मीटर। ठीक है, समझ आया ये आज वाला टॉपिक आपको? Yes, ma'am. आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे आगे बियर्स लेमर्ट्स लॉ और जो टॉपिक अपना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यस मैम। मैम एक Yes, ma'am. फोटोकेमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट बताना। किसका फर्स्ट पॉइंट बेटा? मैम जो थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन थी उसका फर्स्ट पॉइंट बताना मैम। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपके पास, उसमें क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी, जो भी आप पार्टिकल। मैम ये वाला नहीं मैम, जो थर्मल में मैम जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वो भी बताया मैं था ना बता रही मैम। हूँ। हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ कैसे आप कर सकते हो। जैसे पहले आप इसमें समझिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप लाइट की प्रेजेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बारी और उसका प्रोसेस समझाती हूँ, कैसे आप उसको एक बारी कर सकते हो। एक बारी रुको। देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये आपके पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, ये आपके पास है एनर्जी, ये आपके पास है रिएक्टेंट, ये आपके पास है प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आपके पास? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी से प्रोडक्ट में जाने के लिए इसको हमें क्या देनी पड़ती है? एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, TH। अब जब रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के बाद इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, उसके बीच में क्या बनते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट बनती है, या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ओके, तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इसकी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी,
वो है 200 किलो जूल हमें देनी पड़ती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 200 किलो जूल। ओके, तो इसकी एनर्जी रिएक्टेंट की होती है हमारे पास 50 किलो जूल। तो इसको कितनी एनर्जी हम दें कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए? इस एनर्जी बैरियर को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। तो आपको वो 150 किलो जूल एनर्जी इसको और देनी पड़ेगी कि ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और वो कन्वर्ट किस में हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये सिस्टम समझ में आया आपको? यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स की रिएक्शन होती है। तो टू टाइप्स के क्या बनेंगे? कर्व्स बनेंगे। एक होता है एक्सोथर्मिक, जिसमें हमारे पास होता है डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए, ये जो आपका डिफरेंस होता है ये वाला, ये क्या होता है? डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव आए, ईपी माइनस ई आर, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। ठीक है, जब आपके पास ये वाला ग्राफ बन जाए, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये वाला क्या होगा हमारे पास? डेल्टा एच, इसमें पॉजिटिव। तो इसमें एनर्जी हमारे पास क्या हो जाए? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो इसमें हमारे पास एंडोथर्मिक किसके कहते हैं? जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब्ड होगी है, कितनी रिक्वायर्ड हुई हमें, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई है। तो यहाँ पे ईपी है वो, इसकी एनर्जी ग्रेटर देन है किससे? ई आर से। जब डेल्टा एच हमारे पास क्या आया? यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास ईपी की वैल्यू, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन हो जाए रिएक्टेंट से, तो वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो वहां पे एनर्जी रिलीज्ड हुई है हमारे पास। तो जो हम थर्मल रिएक्शन में यूज करते हैं वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा की फॉर्म में करते हैं, हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हीट कौन कौन से है हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और मैम फोटोकेमिकल में कौन सी होंगी फिर? फोटोकेमिकल में हम लाइट की प्रेजेंस में यूज करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एच न्यू से। इसको हम ओके मैम। डार्क रूम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में हमारे पास इसको अंधेरे में भी हम यूज कर सकते हैं इन एनर्जी को। जैसे एंडोथर्मिक रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिलीज होगी। वो एंडोथर्मिक में एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब्ड हुई हमें, और एक्सोथर्मिक में हमने कितनी एनर्जी रिलीज करी है। ठीक है, और जो इसके एक्सपेरिमेंट होंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन के, वो किसकी प्रेजेंस में होंगे? लाइट की प्रेजेंस लाइट। में। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा हमारे पास थर्मल रिएक्शन, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं लो करेगा। टेम्परेचर। यस मैम। हाँ, तो और कोई प्रॉब्लम आपको? नो मैम। ओके, थैंक यू मैम। सब समझ में आ गया जो जितना करवाया? यस मैम। Yes, ma'am.